फिर हम डी रिक्वायरमेंट में आके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे थे कंपैरेटिव। उसमें हमने कुछ कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स की थी। अब यहाँ पे जरा देख लें, ये बात मेरी यहाँ तक समझ आ गई थी, ये इसमें मसला है। 2002 में आके 2001 की एडजस्टमेंट और 2003 में आके 2001 और 2 दोनों की एडजस्टमेंट क्यों हुई है? हमारे क्वेश्चन में दोबारा जरा देख लें, दोबारा जरा क्लियर करना। हमारे क्वेश्चन में जो 5 लाख रुपया दिया हुआ है 2003 में, प्लांट के सामने जो 5 लाख आ रहा है, आ रहा है सर, ये किस ओपनिंग से बना हुआ है? 450 वाले ओपनिंग से बना हुआ है। 450 जो है वो किस ओपनिंग से बना हुआ है? ये क्लियर है यहाँ तक? तो 5 लाख अगर सोचें तो उसमें ओपनिंग 450 है और जो 450 ओपनिंग है वो 3 लाख की बेस पे बना हुआ है। अब अगर हम इस सीक्वेंस में चलें तो 2001 में हमने करेक्शन की है 15,000 रुपए से, मीन्स 3,15,000 हमारी रिवाइज्ड फिगर हो गई है। लेकिन ये करेक्शंस तो हम कर रहे हैं। दोबारा जब हम 450 को देखते हैं 2002 में, तो 450 315 से नहीं बना, वो 3 लाख से बना हुआ। तो ओपनिंग ठीक करने के लिए 15,000 वाली एडजस्टमेंट दोबारा हुई और फॉर द ईयर की फिगर ठीक करने के लिए हमने फिर 17,000 और एडजस्ट किया। 2003 फाइनली आप बता दें, 2003 में पिछले 2 सालों की एडजस्टमेंट क्यों की? 4,50,000 ओपनिंग है, उसको ठीक करने के लिए। असल में फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम बोर्ड पे देखें, अगर 315 की बेस पे वर्किंग हुई हो नेक्स्ट ईयर की, तो क्या सिर्फ 2002 की करेक्शन ही होगी? 2002 में 2002 की करेक्शन ही होगी। और अगर 3 तक आएंगे और आपका स्टार्टिंग पॉइंट 482 हो, तो फिर सिर्फ 3 की ही करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे एग्जामिनर ने हमें 1 to 3 का डाटा दे दिया, तो गिवन फिगर्स को अगर आपने ठीक करना है, तो गिवन फिगर्स को ठीक करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंसेस ने नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनना होता है। अब मेरे वर्ड्स में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मुबीन देखना जरा आवाज, स्पीकर स्पीकर का प्रॉब्लम है, ये पीछे आके देखना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन? कुछ होगी आवाज ठीक? मुबीन आवाज ठीक होगी? स्लो? जी अब ठीक है जी आवाज? सर ये लास्ट लाइन वाले से पूछ रहा हूँ सर, बताना तो है ना सर, जब आवाज सही नहीं है तो बताया आपने, काइंडली आप बता सकते हैं अगर ठीक होगी। आवाज ठीक है सर? पेज नंबर बता दें किस पेज पे? पेज नंबर 82 सामने रखें और अपने आंसर सामने रखें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट हो गई है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट हो गई है? नहीं सर जी, अभी एक फिगर हुई है, इक्विटी में है। इक्विटी 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 में सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स की इंफॉर्मेशन है। इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स, ये रिटेन्ड अर्निंग्स का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंस आना है या फॉर द ईयर का बैलेंस आना है? रिटेन्ड अर्निंग्स का भी बेटा क्लोजिंग आना है यार। अब ये बेटा जो फिगर है क्लोजिंग, ये क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना चुके हैं, जरा ढूंढे जरा अपनी रिक्वायरमेंट सी। रिक्वायरमेंट सी प्लीज, कुछ चेंजेस इन इक्विटी बनी नजर आ रही है क्या? इस चेंजेस इन इक्विटी में हम एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं, देयरफॉर अब शायद टाइम वेस्टिंग है अगर हम दोबारा प्लस माइनस करें, शायद ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है।
तो आए जरा गौर से मेरे वर्ड सुने, आंसर देने की कोशिश करें। 9,96,000 ढूंढना जरा, ये किस साल का क्लोजिंग है? क्या इसमें करेक्शंस होगी नहीं है? 2002 का क्लोजिंग ढूंढना है। 5,32,000 नाउ रीस्टेटेड क्लोजिंग है। और 2001 का क्लोजिंग क्या है फाइनली? 135 रीस्टेटेड बैलेंस है, 135। मैंने तो आपसे कहा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स आती हैं, तो क्या इन फिगर्स में कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होगी हुई हैं? और से देखना इनमें ऑलरेडी होगी हुई है। 135 ढूंढना है। अपने क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स ढूंढने कितनी है? क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 120। यहाँ कितनी नजर आ रही है? 15,000 वाली वही एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट बढ़ना था 15,000 से ही कम होना था, तो 135 रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई हैं 2001 की 1,20,000 की जगह। क्वेश्चन देख के 2002 की रिटेन्ड अर्निंग्स बताएं। 5 लाख की जगह कितना नजर आ रहा है? ये 532 कैसे हो गया? कैलकुलेटर पकड़े। 5 लाख जमा 15,000 जमा 17,000, तो ऑलरेडी इनमें कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन कंफर्म करना। 532 समझ आता है? किस किस साल की एडजस्टमेंट इसमें है? 1 2 और 996 को रिकंसाइल करें, आपके पास आंसर क्या है? क्वेश्चन में 950 है, यहाँ 940 996 कैसे बन गया? 15 भी ऐड है, 17 भी ऐड है और 9 भी हो गया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, जिन क्वेश्चंस में आप ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बना चुके हो, तो वहां दोबारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। कहां से देख के आप मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर आप लिखवा देंगे? 2001 में फिगर बताएं, क्या लिखो? 135, 2002 में 532 और 2003 में अपडेट करें 9,96,000। तो जिन क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन गई हो और आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो, तो रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए फिर दोबारा प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको फिगर्स मिल जाएंगी। डाले सर, ये साथ रेफरेंस लिख लीजिएगा। ये फिगर्स हमने अब दोबारा सॉल्व नहीं किए, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में से हम एज इट इज उठा रहे हैं। एनी कंफ्यूजन? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज इन क्वेश्चंस में सही क्लियर करके आगे चलना है। एनी क्वेश्चन इन माइंड योर स्टूडेंट्स? आवाज का इशू तो नहीं है प्लीज? आप ये क्वेश्चन की नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होने कोई है इसमें? ये नोट हो गया सबका? चलिए लास्ट रिक्वायरमेंट पढ़े। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। जी वो मैं बताता हूँ। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड अगर आए और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात हो रही हो, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अगर वर्ड आए और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बहस हो रही हो, तो कुछ ज़हन में आ जाएगा? स्केड्यूल बनेगा, डेप्रिसिएशन रेट, यूजुअल लाइफ वगैरह वगैरह वगैरह, रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स। इसी तरह बेटा ये जो IAS 8 है, इसमें अगर पॉलिसी चेंज हो जाए तो फिर शेयर होल्डर्स को पॉलिसी चेंज के भी डिस्क्लोजर्स लिख के बताने होते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आज जरा हेडिंग लिखे ना, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसमें आना क्या है ये मैं आपके सामने जरा डिस्कस करता हूँ। जस्ट एक सेकेंड लिखे, आप हेडिंग लिखें। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003।
जी हमारे इस क्वेश्चन में कोई पॉलिसी चेंज हुई है वैसे? स्टेट पे हेडिंग लिखे सर, चेंज इन पॉलिसी। अब कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग सबको पता है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस क्या है? हम इस वक्त स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हैं? चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। हम एक अलग पेज बना रहे हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। और आज किसकी बहस होगी? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, सॉरी इधर वर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी भी लगा लो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर पॉलिसी चेंज हो जाए और नोट्स रिक्वायर्ड हो तो नंबर वन, कुछ नंबरिंग के साथ कर लेंगे। नंबर वन, सबसे पहले आपने बताना होता है नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी। सबसे पहले अपने इंग्लिश में एक छोटा सा पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ एक सेंटेंस बनाना है कि आपके क्वेश्चन में पॉलिसी में चेंज आया क्या है। जरा ढूंढेंगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ में, आपको पता है क्या चेंज आया है? जी 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 प्लीज, ये क्वेश्चन में लिखा है वहीं से हमने शायद एक सेंटेंस बनाना है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज, क्या चेंज हुआ? द कंपनी हैज, बनाया जी सेंटेंस, द कंपनी हैज changed its policy of expensing borrowing cost. The company has changed its policy from expensing borrowing cost when incurred to capitalizing it to the related asset. यकीनन इस वक्त आप सेंटेंस देख के लिख रहे हैं, लेकिन ये हमारी एक वीकनेस है, पेपर में हमसे थ्योरेटिकली लिखा नहीं जाता इंग्लिश में। एक दो दिन जब पहले टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 2 इस चीज का एविडेंस है कि अगर हमें पता भी हो तो हम इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये खुदा न खासा मैं कोई टॉन्ट नहीं कर रहा, अल्लाह रहम करे, लेकिन अपनी इस लिमिटेशन का पता होना चाहिए। तो मेरी तरफ जरा देख के, बोर्ड पे अगर नजर ना आ रहा हो तो ट्राई कर सकते हैं कि क्या लिखना था हमने। क्या ये जरूरी है कि अंग्रेजी एज इट इज मैच हो रही हो? तो फिर आपने देख के ऐसे लिखा जैसे मैच होनी चाहिए थी। तो प्लीज जरा अपने वर्ड्स में ट्राई करें कि क्या सेंटेंस बनना चाहिए। अब तो देखा भी हुआ है, वही देखा हुआ ही बोल दें यार, वही बोल दें यार, और कुछ नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, हमारे इस क्वेश्चन में जो पॉलिसी में चेंज आया था वो अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो दिस इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ चेंज इन पॉलिसी, हमने बता दिया है। सेकेंडली फिर आपने दूसरी चीज बतानी होती है, एनी कंफ्यूजन? सेकंड फिर आपने ये बताना होता है कि क्यों पॉलिसी चेंज की हुई है। तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट हेडिंग, रीजन ऑफ चेंज। आपका पता है पॉलिसी किन दो सिचुएशंस में बदली जा सकती है? स्टैंडर्ड बदल जाए तो बदलनी पड़ सकती है, कंपलसरी चेंज, और समटाइम मैनेजमेंट अपनी चॉइस से भी बदल सकती है, एक वॉलंटरी चेंज के तौर पे भी ये हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ढूंढना है, क्या ये मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से पॉलिसी बदली है? द चेंज वॉज मेड, एक और सेंटेंस बनाए, द चेंज वॉज मेड टू कंप्लाई विद द, to comply with the revised standard the change was made to comply with the revised standard, that is IAS 23। ठीक है सर, ऐसे ही हुआ, the change was made
ताकि हम किसको कंप्लाई कर लें, रिवाइज स्टैंडर्ड, जिसका नंबर और नाम हमने लिख दिया है। सफिशिएंटली एक्सप्लेन हो गया सर? पढ़ लेना, क्या यही हुआ था ड्यूरिंग द ईयर? यही हुआ था ना ये? या चले थोड़ा सेंटेंस और कॉमन लिखना, विच वाज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, विच वाज चेंज ड्यूरिंग 2003। What is the meaning of this heading? Reason of change. चेंज क्यों किया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों चीजें जो मैंने लिखी हैं, नेचर और रीजन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के में से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसका बस आपने अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। नेचर मींस चेंज हुआ क्या है, और रीजन मींस चेंज क्यों किया है। तो ये दो बेटा थ्योरेटिकल डिस्क्लोजर्स हैं। देन फिर एक डिस्क्लोजर शेयर होल्डर्स को अमाउंट्स का भी देना है, उसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। effect of change on line items of financial statements। देन फाइनली ये बताना होता है कि आपकी इसकी चेंज की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किन लाइन आइटम्स में चेंज आया है। लाइन आइटम्स का वर्ड जरा हमारे लिए नया है। लाइन आइटम्स का मीनिंग क्या होता है, पहले ये जरा समझ लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में लाएं जरा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जरा हेडिंग्स बताएं क्या है। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस में लाइंस होती हैं जिनके सामने अमाउंट्स आ रही होती हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की लाइन आइटम्स हो जाएंगी। मसलन सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स के सामने अमाउंट नहीं होती, वो एक हेडिंग है। तो लाइन आइटम्स वो लाइंस हैं जिनके सामने अमाउंट आ रही है। इट मींस नॉन करंट एसेट लाइन आइटम नहीं है। पहली लाइन आइटम हो जाएगी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इफ एनी। करंट एसेट भी कोई लाइन आइटम नहीं है, लेकिन करंट एसेट के नीचे स्टॉक्स, रिसीवेबल्स, डेटर्स वगैरह। इन अदर वर्ड्स स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो हेडिंग्स, वो लाइंस जिनके सामने अमाउंट्स कैलकुलेट हुई हैं, उन्हें आप लाइन आइटम्स बोल देते हैं। डन है प्लीज? इक्विटी की तरफ आए जरा। इक्विटी लाइन आइटम है। इक्विटी की सब हेडिंग्स जो है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, तो हेडिंग्स नहीं, जिन हेडिंग्स के सामने अमाउंट्स नहीं उनकी बात नहीं हो रही। जिन लाइंस के सामने अमाउंट्स आ रही हैं उन अमाउंट्स को जिन लाइंस के सामने अमाउंट्स आ रही होती है उन लाइंस को लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है। करना ये होता है कि अपना क्वेश्चन जरा देखें, क्या हमारी बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करने से कोई लाइन आइटम्स में इफेक्ट आया है? पहले जरा प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में लाएं जरा। अपनी पहली वर्किंग देखें, रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेट सर। प्रॉफिट एंड लॉस ध्यान में रखें, तो क्या हमारी फाइनेंशियल चार्जेस वाली लाइन आइटम में कोई चेंज आया है, और क्या उसके बदलने की वजह से प्रॉफिट वाली लाइन आइटम में कोई चेंज आया है? देन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ढूंढें। क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्लांट में कोई चेंज आया है? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स में कोई चेंज आया है? तो जिन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स में प्रॉफिट एंड लॉस में और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, उनको प्रेजेंट करना होता है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक डिस्क्लोजर है, मुझे जरा कंप्लीट कर लेने देने, आपके लिए बना रहा हूँ। तरीका ये, मैंने ऊपर वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वर्ड में क्या क्या कवर हो जाता है? सारे कंपोनेंट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बहस होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो लेट मी फिनिश। ऊपर एक मेन हेडिंग आई है, इसके नीचे एक पहली सब हेडिंग आ जाएगी, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस। बताना इसमें ये कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की किन लाइन आइटम्स में कितना कितना चेंज आया है। असल में इशू ये है, पहले जरा इसका कॉन्सेप्ट भी समझ ले जरा। बोर्ड पर एक मिनट देखें। मैं अगर रिक्वायरमेंट बी में जाऊं तो यकीन बड़ा इससे आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई हुई है, लेकिन रियल लाइफ में एक सेकंड बोर्ड पर देखें, ये जो हम प्लस करके फिगर्स या प्लस माइनस करके फिगर्स लिख रहे हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं होता। लेकिन हम एग्जाम में तो डेफिनेटली ये प्लस माइनस करके एग्जामिनर को दिखाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसमें इस तरह से प्लस या अगर कोई माइनस एडजस्टमेंट तो वो ब्रैकेट्स में नहीं होंगे। अब अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको 2002 में प्रॉफिट कितना नजर आएगा? 397। अपना क्वेश्चन जरा देखें, 2002 में ओरिजिनली प्रॉफिट क्या था? 3,80,000। सर जी प्लीज, सर कम ऑन सर। अब हमें तो पता है कि इसमें 17,000 के इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है, लेकिन शेयर होल्डर्स को ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये चेंज किस वजह से। सिमिलरली जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम आएंगे तो शेयर होल्डर्स के पास 2001 और 2 की प्लांट की कौन सी फिगर्स गई होंगी? 3 लाख और 5 लाख, 3 लाख और 4,50,000 सॉरी, और उसकी जगह हम भेज रहे होंगे 3,15,000 और 4,82,000, 82,000। आप अगर नोट कर रहे हो तो मैं इसमें करंट ईयर बहस भी नहीं लेके आ रहा। अगर आपने नोट किया हो तो ना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर की बात की है और ना ही मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट ईयर की बात की है। आप बताएंगे मैंने ऐसे क्यों किया है? करंट ईयर की फिगर्स शेयर होल्डर्स के पास पहले नहीं है, वो फर्स्ट टाइम जाएंगी, लेकिन पिछले साल की जो फिगर्स पहले गई हुई हैं उनमें अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो शेयर होल्डर्स बेचारे परेशान हो सकते हैं। देयरफॉर ये जो लाइन आइटम्स का डिस्क्लोजर होता है ये सिर्फ कंपैरेटिव ईयर का बनता है। क्या वर्ड बोला मैंने? सिर्फ कंपैरेटिव ईयर्स का बनता है। तो कंपैरेटिव ईयर्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस देखें जरा। करंट ईयर कौन सा है? सिर्फ किस साल का बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ये भी बात अब पूरी होने दें। क्या फाइनेंशियल चार्जेस में, इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोई चेंज आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? कितने से डिक्रीज आ रहा है? ढूंढ के फिगर 2002 की। डिक्रीज इन फाइनेंशियल चार्जेस। डेफिनेटली फाइनेंशियल चार्जेस की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस भी लिखा जा सकता है। प्लीज पता है सबको कितने से डिक्रीज है? 17,000 से डिक्रीज है। और क्या इसकी वजह से किसी और लाइन आइटम में भी चेंज आया है? किसमें आया है? प्रॉफिट में चेंज आया है, लेकिन वो इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है? तो इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर द ईयर 17,000। क्या कम हुआ, क्या बढ़ गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या बन गया? लाइन आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्क्लोजर बन गया। किस साल की बहस मैंने क्यों नहीं की? और 2001 का प्रॉफिट का डाटा उस तरह से अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसको मैंने रहने दिया है। यहाँ तक जरा नोट कर लें। आखिरी पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लाइन आइटम्स के डिस्क्लोजर बनवाइएगा। ये ऊपर तक तो लिख लिया था ना हमने, पॉइंट नंबर 2 तक। नेचर रीजन तो लिख ली हुई है ना? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दिया आप लोगों ने। फुली इन्वॉल्व रहा करें यार, जैसे ही मौका मिलता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और गेम डेबिट क्रेडिट साइड पे शुरू हो जाती है। करते वैसे आपस में पढ़ाई की बातें ही हैं, तो असल में मैं चाहता हूँ आप ओवर बर्डन ना हो जाए। कुछ पढ़ाई की बातें मेरी तरफ से, कुछ अपनी साथ वाले की तरफ से। सर जी करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पहली दफा जा रही हैं। हम इस वक्त किस साल में? 2003 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास चली गई हैं, वो तो मेरा फर्स्ट टाइम जा रही है। चेंज फिगर्स जाएंगी पिछले सालों की, क्योंकि ओरिजिनल फिगर्स भी होंगी और रिवाइज फिगर्स हम भेज रहे हैं,
तो क्यों चेंज करके भेज रहे हैं, पिछले सालों की वो बता रहे हैं। करंट ईयर की फिगर्स तो पहले शेयर होल्डर्स के पास है ही नहीं। ठीक है प्लीज। किन सालों की लाइन आइटम्स का ये डिस्क्लोजर बनता है? करंट ईयर या कंपैरेटिव ईयर? कंपैरेटिव ईयर का क्यों बनता है? पुरानी फिगर्स कुछ और हैं, नई फिगर्स कुछ और हैं, कितना उसमें चेंज है, इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से ये हमें बताना है। करंट ईयर में जरूरत क्यों नहीं है? वो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल ही नहीं है शेयर होल्डर्स के पास, हम इंशाल्लाह एक दफा ही सही करके बताएंगे। नोट कर लिया? सेकंड पॉइंट बनाया जी इसमें, डिस्क्लोजर 30 है, उसमें दो हिस्से हैं। इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये रेडी? बताएंगे किन सालों की बहस करूंगा? यार आप अप्लाई करवा देना सवाल में यार, कम ऑन, देख के बताएं किन सालों की बहस करूंगा। यहाँ एक की बहस भी इसलिए करने लगा हूं क्योंकि कंपैरेटिव ईयर दो अवेलेबल है, तीन की या दो और एक की। पेशेंस का एक मिनट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्योंकि कम्युलेटिव एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये वर्ड सही है? कम्युलेटिव मींस पिछले सालों की फिगर्स का भी एडजस्टमेंट आ रही होती है, इसलिए इसको बनाने का ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि जो क्वेश्चन में ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और जो आपने रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई हुई है, उसे आपस में कंपेयर कर लिया जाए। मसलन फॉर एग्जांपल ढूंढे क्वेश्चन में 2001 में प्लांट की फिगर क्या है और आपकी रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब 15,000 से प्लांट में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? तो इंक्रीज इन प्लांट कितने से, कैसे? 3,15,000 कहाँ है और 3 लाख कहाँ है? क्या और क्या देख रहे हैं, क्या और क्या देख रहे हैं? रिवाइज रजिस्टर में से देख रहे हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन में से देख रहे हैं। 3,15,000 माइनस 3 लाख, 2002 में वर्किंग करवाएं प्लीज। 4,82,000 माइनस 4,50,000, कहाँ कहाँ प्लीज देखा आपने? तो 2002 में कितना इंक्रीज आया है? ये इंक्रीज ही है या डिक्रीज है? तो नंबर 1 प्लांट में इंक्रीज आया रिस्पेक्टिव ईयर्स में, सबको पता चल गया। रिटेन्ड अर्निंग्स में पता इंक्रीज आया डिक्रीज आया? प्लीज वर्किंग करवा रहे हैं आप, हमें कैसे पता चलेगा? हमें साथ वाले के रजिस्टर में फिगर्स देखनी पड़ेंगी। 2001 में क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, रिवाइज में कितनी है? तो 15,000 ही का इजाफा है यहाँ भी, लेकिन ये 15,000 कैसे आया? 1,35,000 माइनस 1,20,000, किसको किससे कंपेयर करके डिफरेंस ले लें? ओरिजिनल और रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करके डिफरेंस इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है प्लीज वाइंड अप करवा दें। 2002 में कौन से फिगर्स हैं? 5,32,000 और 5,32,000। अब ये फिगर्स इसलिए मैच कर रही हैं, ऐसे परेशान ना हो जाइएगा, प्लांट और रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स इसलिए मैच करें कि आपको भी पता है हमारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ी हैं और प्लांट भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं प्लीज। क्या कम होने से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या और क्या बढ़ गया है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट भी और कैपिटलाइज करने से प्लांट भी बढ़ गया है। लेकिन ये सॉल्व हमने डिफरेंट फिगर से किया है, प्लांट की फिगर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स की फिगर्स प्लीज हमने अलग अलग ढूंढी हैं, प्लीज लिख के कंप्लीट कर लो। ये करंट ईयर में बेटा हम पहले ही हैं, तो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स के पास अभी गई नहीं है,
इसलिए उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, वो तो फर्स्ट टाइम जाएंगी। पिछले सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी होंगी, तो अगर उन फिगर्स में कोई चेंज हम कर रहे हैं तो फिर शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना पिछले सालों का रिक्वायर्ड है। बेटा अहमद अली, इस तरह काइंडली ना किया करें। आप अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और पहुंचते आप इस तरीके से हैं कि यकीन माने अकाउंटिंग सारी फ्लॉप हो जाती है। जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मुझे मौका दें, पूरी बात होगी, ऐसे प्लीज़ ना किया करें। जी, एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? तो अगर आपने लाइन आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डिस्क्लोजर बनाना हो, चेंज लिखना हो, तो आप रिवाइज्ड और ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को काइंडली कंपैरेटिव ईयर्स की कंपेयर करना। एनी कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चले पेज 83 पे आ जाए। एक छोटी सी चीज और बीच में ऐड कर लें, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है प्लीज। एनीबडी राइटिंग? स्पीड अप हो जाए यार।